हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल मासूम और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया सब्जेक्ट, इसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब केमिस्ट्री क्या होता है उसको डिफ़ाइन करने से पहले हम पढ़ते हैं कि मैटर क्या है। तो हम मैटर को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, बेसिकली एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम इन हैविंग मास और वेट। वो चीज़ जो स्पेस को कवर करे और उसके पास मास हो, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, ये पेन मेरी हाथ की स्पेस को कवर कर रही है, उसके पास मास भी हो, तो इस पेन को मैं क्या बोलूँगा, मैटर बोलूँगा। उसके अलावा ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड इस दीवार की स्पेस को कवर कर रहा है और उसके पास मास भी है, तो ये बोर्ड क्या है, बेसिकली एक मैटर है। तो वो चीज़ जो स्पेस को कवर करेगा और मास रखेगा, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम एंड हैविंग मास और वेट इज कॉल्ड मैटर। तो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसमें कुछ लफ्ज़ हैं, चंद अल्फाज हैं। फॉर एग्जांपल एनीथिंग, उसके अलावा ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम, मास और वेट। ये कौन से लफ्ज़ हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो ये जो एनीथिंग जो है बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रहा है कोई भी चीज़। अगर हम देखें कि नेचर में दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, ऐसी चीज़ को मैक्रोस्कोपिक थिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस पेन को मैं अपनी आँख से देख सकता हूँ, तो इसलिए जो पेन है बेसिकली एक मैक्रोस्कोपिक थिंग है। और उसके अलावा वो ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते उसको हम माइक्रोस्कोपिक थिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, तो इसलिए वो एक माइक्रोस्कोपिक थिंग होती है। तो मैक्रोस्कोपिक थिंग हो या मैक्रोस्कोपिक थिंग हो, अगर उसके पास मास होगा, वो स्पेस को कवर करेंगी, तो उस दोनों को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो ये एनीथिंग जो बेसिकली बता रहा है कि मैटर नेचर में मैटर कितने किस्म का होता है, दो किस्म का होता है, माइक्रोस्कोपिक थिंग और मैक्रोस्कोपिक थिंग। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक थिंग को ये एनीथिंग डिफाइन कर रहा है। उसके अलावा ये दो अल्फाज हैं, ऑक्यूपाइड स्पेस और वॉल्यूम, दोनों का मतलब होता है स्पेस को कवर करना, यानी जगह को कवर करना। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको डिफाइन करने से हम देखते हैं कि जो मैटर होता है बेसिकली ये कंपोज हुआ होता है एक पार्टिकल्स का, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली कंपोज हुए होते हैं एटम्स के, यानी एटम जो होते हैं बेसिकली कंबाइन होकर मॉलिक्यूल को बनाते हैं और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मैटर को बनाता है। तो जब भी कोई चीज़ बनती है, कंबाइन होती है या दूर जाती है, उस कंबाइन या दूर होने के लिए एक एजेंट को लगता है, जिस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स होगा तभी चीज़ें कंबाइन होंगी, अगर फोर्स होगा तभी चीज़ें क्या होंगी, सेपरेट होंगी। इसमें क्या हो रहा है, एटम कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैटर बन रहा है। तो इसलिए इन एटम के बीच में क्या लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जब एटम के बीच में लगेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो क्या कंपोज होगा, एक मैटर कंपोज होगा। तो ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जिससे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मैटर को कंपोज करे, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड हम देख रहे हैं दो जगह पर लग रहा है, एक एटम के बीच में लग रहा है तो क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है तो क्या बन रहा है, एक मेटल बन रहा है। तो इसलिए बॉन्ड के दो किस्म होते हैं, ऐसा बॉन्ड जो एटम के बीच में लगे और एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसा बॉन्ड जिससे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मेटल को बनाए, ऐसे बॉन्ड को, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो मैटर है, यानी ये पेन है, ये मैटर है, ये किसका बना होगा, पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स का बना होगा। वो किससे अरेंज हुए होंगे, फिजिकल बॉन्ड से। और मैटर मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके अंदर, वो किससे बने होंगे, एटम के अंदर, इस एटम से, और एटम कंबाइन होंगे किसके जरिए, केमिकल बॉन्ड के जरिए। यानी एटम कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड के जरिए तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल कंबाइन होता है फिजिकल बॉन्ड के जरिए तो मैटर बनता है। तो कोई भी मैटर होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, किसके अरेंज हुए होंगे, फिजिकल बॉन्ड से। अगर वो मॉलिक्यूल अरेंज हुए होंगे फिजिकल बॉन्ड के जरिए एक डायरेक्शन में या दो डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक मैटर है जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल हैं फिजिकल बॉन्ड से अरेंज हुए हैं एक डायरेक्शन में, और ये दूसरा मैटर है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल ये फिजिकल बॉन्ड के जरिए अरेंज हुए हैं दो डायरेक्शन में। तो ऐसा मैटर जिसके अंदर पार्टिकल एक डायरेक्शन में या दो डायरेक्शन में अरेंज हुए हों, ऐसे मैटर को हम क्या, ऐसे मैटर के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब होता है जगह को कवर करना। वो मैटर जिसके अंदर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में या दो डायरेक्शन में अरेंज हुए हों, ऐसे मैटर के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन के अंदर अगर हम देखें
सुपरफिशियली, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं एक एक इस डायरेक्शन में लाए हुए हैं और दूसरे पार्टिकल्स अपवर्ड लाए हुए हैं फिजिकल बॉन्ड के जरिए। तो ये पेन में मॉलिक्यूल 2 डायमेंशन में अरेंज हुए हैं, तो इसलिए इस पेन के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ऑक्यूपाइज स्पेस। उसके अलावा हम एक वायर लें, उस वायर में भी जो पार्टिकल होंगे वो फिजिकल बॉन्ड से अरेंज हुए होंगे और वो एक डायरेक्शन में अरेंज हुए होंगे, इसलिए उस वायर के लिए भी हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ऑक्यूपाइज स्पेस। तो ऑक्यूपाइज स्पेस हम उस मैटर के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर पार्टिकल एक डायरेक्शन में या 2 डायरेक्शन में फिजिकल बॉन्ड के जरिए अरेंज हुए हों। और उसके अलावा वो मैटर जिसके अंदर पार्टिकल अरेंज हुए हों 3 डायरेक्शन में, ऐसे मैटर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है जिसके अंदर पार्टिकल 3 डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं, इसलिए हम उस मैटर के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी चीज माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, अगर उसके अंदर पार्टिकल 1 या 2 डायरेक्शन में अरेंज हुए हों फिजिकल बॉन्ड के जरिए, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ऑक्यूपाइड स्पेस। अगर उस के अंदर पार्टिकल 3 डायमेंशन में अरेंज हों थ्रू फिजिकल बॉन्ड, तो उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी चीज माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक थिंग, उसमें उसके अंदर पार्टिकल 1 डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन में अरेंज हुए होंगे, तो उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्यूपाइड स्पेस। अगर 3 डायमेंशन में अरेंज होंगे तो लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके अलावा ऐसी चीज जिसके पास जो स्पेस को कवर करे, अगर 1 डायरेक्शन या 2 डायरेक्शन में कवर करे मॉलिक्यूल होंगे तो ऑक्यूपाइड स्पेस 3 डायरेक्शन में होंगे, तो उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इस पेन के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्यूपाइड स्पेस। वायर के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्यूपाइड स्पेस। और उसके अलावा जो साल्ट होता है उसके अंदर पार्टिकल 3 डायमेंशन में अरेंज हुए होते हैं, इसलिए साल्ट के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जो वाटर होता है उसमें भी पार्टिकल 3 डायमेंशन में फिजिकल बॉन्ड के लिए अरेंज होते हैं, तो इसलिए वाटर के भी लफ्ज क्या कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी चीज 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में अरेंज हुई होगी तो ऑक्यूपाइड स्पेस, और 3 डायमेंशन में अरेंज हुई होगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा उसके पास मास हो या वेट हो। अब मास या वेट इसमें डिफरेंस को होता है, दोनों की जो मतलब है उसको हम वजन बोलते हैं, दोनों का मतलब वजन है, पर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली इनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं मास को, द अमाउंट ऑफ पार्टिकल कंटेन बाय मैटर। वो अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो कंबाइन होकर एक मैटर को कंपोज करते हैं, उस अमाउंट ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हैं थ्रू फिजिकल बॉन्ड, तो ये अमाउंट जो पार्टिकल का है, मॉलिक्यूल का है, जो एक मैटर को कंपोज करता है, इस अमाउंट ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। यानी मास जो है बेसिकली कोई डिफरेंट चीज नहीं होती, ये बेसिकली अमाउंट होता है किसका, पार्टिकल्स का, जो किसको कंपोज करते हैं, मैटर को। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, बेसिकली मास बोलते हैं। तो अगर हम एक मैटर को कहीं भी ले जाएं तो इसके अंदर पार्टिकल तब्दील नहीं होते, इसलिए ये मास तब्दील नहीं होता है। इसलिए जो मास होता है किसी मैटर के लिए वो कौन सी क्वांटिटी होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो ये एक चीज है, मैक्रोस्कोपिक चीज है, इसके अंदर पार्टिकल 2 डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं, तो इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस। और उसके अलावा इसके अंदर अमाउंट ऑफ पार्टिकल है जो कंबाइन होकर एक मैटर को कंपोज कर रहे हैं, तो इसलिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, मास। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस आर हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। यानी एक मैक्रोस्कोपिक चीज है, इसके अंदर पार्टिकल 2 डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस। और उसके अलावा इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसको अमाउंट ऑफ पार्टिकल हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, जो कौन सी क्वांटिटी होती है, बेसिकली कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। उसके अलावा अगर हम देखें वही वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसा फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच सके, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को क्यों अपने पास खींच रही है। इसका रीजन पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है, उसके अंदर क्या मौजूद है, मॉलिक्यूल किससे अरेंज हुए हैं, थ्रू फिजिकल बॉन्ड। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल हैं, कुछ सेंटर पे मौजूद हुए हैं और कुछ सरफेस पे मौजूद हैं। ये जो सेंटर पे मॉलिक्यूल होते हैं, इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को चार तरफ जो मॉलिक्यूल होते हैं अपने पास खींचते हैं थ्रू फिजिकल बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा, इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा, यानी चारों तरफ से इस मॉलिक्यूल को फोर्स लग रहा है। तो ओवरऑल अगर फोर्स देखें तो इस पे जो ओवरऑल फोर्स होता है वो उसको हम नेट फोर्स बोलते हैं, और नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल सेंटर पे होते हैं उसके अंदर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है।
और दुनिया में वो चीज़ जिसके अंदर नेट फोर्स ज़ीरो होता है, नेट फोर्स ज़ीरो होता है और उसके अंदर एनर्जी कम होती है, और जिसके अंदर एनर्जी कम होती है उस मैटर को हम स्टेबल बोलते हैं। तो इस मैटर के अंदर ये जो पार्टिकल सेंटर पे होते हैं इसके अंदर नेट फोर्स ज़ीरो होता है। इस पार्टिकल के अंदर नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से एनर्जी भी कम होती है, इसलिए जो सेंटर पे मॉलिक्यूल होते हैं मैटर के अंदर वो स्टेबल होते हैं। पर अगर सरफेस को देखें कि सरफेस के ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इसको यहाँ पर खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर खींच कर रहा है, और नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको डाउनवर्ड खींच रहे हैं, पर ऊपर वाले कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर सकें। तो इसलिए जो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर जो नेट फोर्स होता है ओवरऑल ज़ीरो नहीं होता, वो कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है। ज़ाहिरा ये नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ये मॉलिक्यूल का नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। यानी सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, और बॉटम वाले मॉलिक्यूल, बीच वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो बेसिकली स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसका नेट फोर्स ज़ीरो होता है, एनर्जी कम होती है। सरफेस वाले मॉलिक्यूल का नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता और एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर होती है। तो ज़रा ये सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं मैटर के अंदर, वो चाहेंगे कि मैं अपना नेट फोर्स ज़ीरो करूं। नेट फोर्स ज़ीरो करने के लिए अपवर्ड पड़ी चीज़ों को क्या करेगा, डाउनवर्ड खींचेगा। तो ऐसा फोर्स, जिस फोर्सेस है सरफेस वाला मॉलिक्यूल अपवर्ड चीज़ों को डाउनवर्ड खींचे ताकि उसका नेट फोर्स ज़ीरो हो, ऐसे फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैटर है, इसमें पार्टिकल सरफेस में मौजूद है, ये भी एक मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल सरफेस में मौजूद है, इसका नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, इसका भी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। तो ये मैटर इस मैटर को क्या करता है, खींचता है। क्यों खींचता है, ये दोनों मैटर अब एक दूसरे को क्यों खींचते हैं, ताकि इनके नेट फोर्स क्या हो सकें, ज़ीरो हो सकते हैं। और जिस फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अगर इसके अंदर फोर्स लग रहा है तो ये पेन इसकी तरफ क्यों नहीं जा रही, इसलिए इसके अंदर अमाउंट ऑफ पार्टिकल कम है, इसके अंदर भी अमाउंट ऑफ पार्टिकल कम है जो उसको खींच रहे हैं, इसलिए इसके अंदर जो फोर्स बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम है। पर अगर हम अर्थ के अंदर देखें तो अर्थ का मास ज़्यादा, यानी अमाउंट ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, सरफेस है पार्टिकल क्या होंगे, तम बहुत ज़्यादा होंगे। तो सरफेस के अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे तो नेट फोर्स पार्टिकल का डाउनवर्ड बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जो अर्थ की सरफेस है वो अपवर्ड पड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा फोर्स से क्या करेंगी, खींचेंगे। यानी अर्थ जो होती है बेसिकली चीज़ों को क्यों खींचती है, कि चीज़ों को खींचती है ताकि उसका नेट फोर्स क्या हो सके, ज़ीरो हो सके। यानी दुनिया में हर चीज़ दूसरी चीज़ को खींचते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, सरफेस का नेट फोर्स ज़ीरो ना होना, और जिस फोर्स से खींचती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचे, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। यानी अर्थ जो होती है, आप दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, क्योंकि उसके सरफेस में पड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता। जो फोर्स लगाता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जितना मास सब्सटेंस का ज़्यादा होता जाएगा, सरफेस में पार्टिकल ज़्यादा आते जाएंगे और नेट फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो ज़्यादा फोर्स से ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींचेंगे। तो इसलिए एक लॉ आया था जिस लॉ को हम न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोलते हैं। वो लॉ बोलता है कि दुनिया में हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को खींचती है। उसका रीज़न क्या होता है, मास। यानी मास में ये सरफेस में पड़े हुए मॉलिक्यूल जिस फोर्स से खींचते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसमें एक मास एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करे, खींचे, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये कब ज़्यादा होगा, जब मास क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो इसलिए अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ज़्यादा होता है और वो ऑब्जेक्ट को खींचती है। जिस फोर्स से खींचती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएंगे मास के बीच में तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो अर्थ जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, तो इसलिए वो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए ये जो वेट होता है बेसिकली फोर्स होता है। और क्यों अप्लाई होता है, ताकि नेट फोर्स सरफेस का क्या हो सके, ज़ीरो हो सके। और कौन ज़ीरो करती है, अर्थ। इसलिए ऑब्जेक्ट को अपने आप पर खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, उसे हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। जितना अगर हम डिस्टेंस दाज करते जाएंगे ये तब्दील होता जाएगा। इसलिए जो वेट होता है बेसिकली कौन सी क्वांटिटी होती है, वेरिएबल क्वांटिटी होती है। तो मास अमाउंट होता है, वेट जो होता है फोर्स होता है। ये मॉलिक्यूल का अमाउंट होता है जो कंबाइन होकर मैटर को बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं।
तो मास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसमें पार्टिकल तब्दील नहीं होते। बाकी ये वेट जो होता है, फोर्स होता है जो अर्थ अप्लाई करती है ताकि उसका नेट फोर्स जीरो हो सके, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेरिएबल क्वांटिटी होती है। तो हमने नेचर में देखा कि नेचर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर अक्सर जो पार्टिकल्स होते हैं 1 या 2 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। इसलिए हम मैटर के डिफाइन करने के लिए हमने लफ्ज़ कौन सा चुना, ऑक्यूपाइज स्पेस। उसके अलावा जो मैटर के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वही, क्योंकि मैटर कांस्टेंट होता है इसलिए हम मैटर के लिए कौन सी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। इसलिए हम मैटर की दूसरी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। वो चीज़ जो स्पेस को कवर करे और उसके पास मास हो, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, उसके अंदर पार्टिकल 1 या 2 डायमेंशन में अरेंज हुए हों और उसके अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, और ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगर उसके अंदर पार्टिकल 3 डायमेंशन में अरेंज हुए होंगे तो इसलिए उसके मैटर के लिए कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। और फोर्स को डिफाइन करना होगा तो क्या डिफाइन करेंगे, वेट डिफाइन करेंगे। पर वेट जो होता है वेरिएबल क्वांटिटी होती है, और उसके अलावा वॉल्यूम जो होता है कम चीज़ें ऑक्यूपाई कम चीज़ों को होता है, पर अक्सर करके ऑक्यूपाई मॉलिक्यूल 1 या 2 डायमेंशन में अरेंज हुए होते हैं, और मास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। इसके लिए हम मैटर की डेफिनेशन लिखते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और हैविंग मास। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, एनीथिंग का मतलब हमें समझ आ गया, ऑक्यूपाइड स्पेस और वॉल्यूम का डिफरेंस क्या है ये भी हमें पता चल गया, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स ऑक्यूपाइड स्पेस करती हैं और मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए मैटर की डेफिनेशन क्या बनी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक है, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और इस मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली केमिस्ट्री बोलते हैं। वो ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करें, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मैटर की स्टडी करेंगे। अब कौन सी चीज़ें हम मैटर की स्टडी करते हैं, वो 3 चीज़ें हम मैटर की स्टडी करते हैं। नंबर 1, एक होती है प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है कंपोजिशन, तीसरी होती है स्ट्रक्चर। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच वी आइडेंटिफाई सब्सटेंस। वो खासियत मैटर के अंदर जिसके अंदर हम मैटर को आइडेंटिफाई करें, ऐसी खासियत को हम क्या बोलते हैं, उस मैटर की प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो वाटर होता है, और अगर हम वाटर को देखें तो वाटर ऐसी चीज़ होती है जो मुख्तलिफ चीज़ों को डिज़ॉल्व कर सकती है। तो वाटर एक बेस सॉल्वेंट है, तो बेस सॉल्वेंट होना ये वाटर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो साल्ट होता है, साल्ट के अंदर साल्टीनेस होती है, ये साल्टीनेस साल्ट की क्या होती है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है। पर अगर हम देखें कि एक तरफ वाटर हो, दूसरी तरफ HCl हो, एसिड हो, दोनों का कलर नहीं होता, दोनों का टेस्ट नहीं होता, दोनों जो होता है कलरलेस होते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब एसिड हम स्किन के ऊपर गिराते हैं तो एसिड बर्निंग इफेक्ट देता है। तो जब हम HCl को गिराएंगे तो HCl बर्निंग इफेक्ट देगा, वाटर बर्निंग इफेक्ट नहीं देगा। तो बर्निंग इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी हुई, HCl की, और बर्निंग प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, बेसिकली वाटर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसी खासियत मैटर के अंदर जिसके जरिए हम मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम ये खासियत किससे आइडेंटिफाई करते हैं, अपने 5 सेंसेस से, टेस्ट से, टच से, हेयर से, स्मेल से। ये जो 5 जो हमारे अंदर जो बेसिकली सेंसेस होते हैं, इसके अंदर जरिए हम मैटर की एक खासियत जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैटर के अंदर बहुत सी खासियतें जो होती हैं एक जैसी होती हैं, पर वो खासियत जो डिफरेंट होती है उसी खासियत को हम क्या बोलेंगे, मैटर की प्रॉपर्टी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक तरफ हम आटा लें, दूसरी तरफ हम सर्फ लें, सर्फ और आटे का कलर तकरीबन एक जैसा होता है, और उसके अलावा दोनों का स्मेल तकरीबन नहीं होता, उसके अलावा उसका कलर भी सेम होता है। पर डिफरेंस क्या होता है, अगर हम सर्फ के अंदर पानी डालेंगे तो वो झाग बनाएगा, यानी उसके अंदर जो होते हैं बुलबुले उठेंगे। पर अगर हम आटे के अंदर पानी मिलाएंगे तो आटा जो होता है वो बेसिकली सेमी सॉलिड बनाएगा। तो सेमी सॉलिड बनाना ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, बेसिकली आटे की, और झाग बनाना ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, बेसिकली सर्फ की प्रॉपर्टी हुई। तो तकरीबन प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर, पर वो खासियत जो एक मैटर को दूसरे मैटर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसी खासियत को ही हम क्या बोलेंगे, उस मैटर की क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो बेसिकली
जो आटा होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो सेमी सॉलिड बनाता है, और सर्फ की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसमें पानी डालते हैं वो झाग बनाता है। उसके अलावा HCl और वाटर दोनों में लार्ज अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सेम है, पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो एसिड होता है वो बर्निंग इफेक्ट देता है, वाटर बर्निंग इफेक्ट नहीं देता। तो वो खासियत जो मेटर के अंदर हो, पर एक मेटर से दूसरे मेटर को डिफ्रेंशिएट करे और उसको हम आइडेंटिफाई करें, ऐसी खासियत को हम क्या बोलेंगे, मेटर की प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की ब्रांच होती है जिसमें मेटर की स्टडी करते हैं, यानी मेटर की स्टडी करते हैं। जो चीज स्पेस को कवर करेगी उसके मास होगी, इस चीज को मेटर कहेंगे। और मेटर की कौन सी चीजें स्टडी करते हैं, नंबर 1 प्रॉपर्टी, यानी एक मेटर को दूसरी मेटर से क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके अलावा ये जो मेटर होता है वो किस चीजों का बना होता है, इस कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटर को हम मेटर की क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वाटर है, वाटर जो होता है बेसिकली उसका फार्मूला क्या होता है, H2O। ये फार्मूला क्या बता रहा है, जो वाटर होता है ये बना होता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं कंबाइन होकर क्या बताते हैं, वाटर। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं बेसिकली ये वाटर के क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट, जो कंबाइन होकर मेटर को बनाते हैं। तो ये कंस्टिट्यूएंट जो मेटर को बनाते हैं, इस कंस्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, मेटर की कंपोजिशन बोलेंगे। तो वाटर की कंपोजिशन क्या होती है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। उसके अलावा ये कंस्टिट्यूएंट अपने आप में कंबाइन होंगे, एक डायरेक्शन में अरेंज होकर इस मेटर को बनाएंगे। तो ये अरेंज जिस तरह वो अरेंज होते हैं कंबाइन होकर मेटर के कंस्टिट्यूएंट मेटर को कंबाइन बनाते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की जो मतलब होता है बेसिकली बनावट होता है, पर डिफरेंस क्या होता है, कंपोजिशन बेसिकली कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो मेटर को कंबाइन करके बनाते हैं, जैसे कंस्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, उसकी कंपोजिशन, पर ये कैसे अरेंज होकर बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो वाटर की ये क्या होती है, स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, बेसिकली उसकी कंपोजिशन होती है। तो वो ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम मेटर की स्टडी करें, मेटर की स्टडी करें, मेटर के बारे में, मेटर को आइडेंटिफाई करें यानी मेटर की प्रॉपर्टी को स्टडी करें, मेटर किसका बना हुआ है यानी उसकी कंपोजिशन को स्टडी करें, और वो कैसे अरेंज हुए हैं वो उसकी स्टडी करें यानी स्ट्रक्चर को स्टडी करें। इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।